नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब के साथ। ये पाकिस्तान की तारीख के शायद मैं ये समझता हूँ उन वज़ीर आज़मों में से एक पहले वज़ीर आज़म है जो कि शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। सेंटोरस मॉल जो कि इस्लामाबाद में आपने देखा है, अरबों खरबों रुपए उसकी मालियत है, ये उसकी ऑनर है। इसके साथ साथ ताज रेजिडेंशिया जो कि एक सोसाइटी है हाउसिंग की इस्लामाबाद में, ये उसको भी ऑन करते हैं। इनके 13 बिजनेसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सियासत में आने का सोचा। बिजनेस में आए तो छा गए। अगर मैं इनके डिक्लेयर्ड असासों की बात करूं तो वो कोई लाखों करोड़ों या अरबों में नहीं है, वो खरबों में है। 1500 खरब कहूं तो शायद उससे भी ज्यादा होंगे। आपको ये तमाम बात बताने का मकसद ये है कि इस वक्त ये बतौर वजीर आजम सर्व कर रहे हैं कश्मीर को। ये तनख्वाह नहीं लेते, कोई TADA नहीं लेते, कोई मराहत नहीं लेते। इनका ये कहना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है मेरे आइडियल थे, वो भी बतौर गवर्नर जनरल 1 रुपया भी नहीं लिया करते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये कायद का पाकिस्तान बनाना है, जो रियल मायनों में प्रैक्टिकल थिंग्स उन्होंने अपनी लाइफ में की, बतौर पाकिस्तानी बतौर वजीर आजम इनको भी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कफ़ायत शारी मुहिम पर चलते हुए इन्होंने जो अपना स्टाफ है उससे इवन ये भी पूछते हैं कि किचन में चीनी कितनी आई है, पत्ती कितनी आई है, या उसका खर्चा कितना है। और अगर मैं इनके प्राइवेट बिजनेस की बात करूं तो जो इनकी परचेजिंग है वो तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए की है, जो ये अपने घर के लिए या अपने बिजनेस के लिए करते हैं। लेकिन जब वज़ीर आज़म हाउस की बात आती है तो ये शख्स वज़ीर आज़म हाउस में रहने की बजाय अपने जाती घर में रहता है। उस जाती घर को इस शख्स ने नहीं बनाया कोई भी कैंप ऑफिस या कैंप हाउस वजीर आजम हाउस का, बल्कि मुजफ्फराबाद में जो एक आलीशान वजीर आजम हाउस है, लेकिन जो इनका अपना घर है, जो इनका आबाई घर है, जो इनके दादा की विरासत में इनको मिला है बंगोई में, वो कहा जाता है उससे भी बहुत खूबसूरत है और उसका व्यू जो है वो बड़ा कमाल का है। सरदार साहब, इतने अरबों खरबों के आप मालिक थे, फिर क्यों सोचा कि मैं सियासत में आऊँ? 15-20 करोड़ रुपए की आपकी परचेजिंग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप चीनी, पत्ती और रोटियों का रेट भी पूछते हैं। जो आपका जाती पैसा होता है आप जैसे चाहे सर्व करें, लेकिन जो सरकार का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, इसका ना मुझे न किसी और को ये इख्तियार है। ये पब्लिक मनी है। जो हमारे कौमी इदारों के, उनके कई अफसरों के साथ भी कई दफ़ा तलखी भी हुई कि आपका ये पैसा आपका अपना तो नहीं था, ये तो पब्लिक मनी है, आपने क्यों गलत जगह पे इन्वेस्ट किया या गलत जगह पे खर्च किया। तो ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उसके अंदर अगर चीनी, पत्ती या किसी भी आइटम का पूछना, मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले लोगों के लिए भी राय खुलेगी कि एक जस्ट सेंसिटाइज करने की बात होती है कि इसको हम सबको तवज्जो करनी चाहिए कि ये सरकार का पैसा। हमारा मॉडल अडाप्ट करने वाली दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। एमिरेट्स एयरलाइन को हमने पहला जहाज दिया था, आज इमारात एयरलाइन सालाना 4000 अरब जो है दिरहम से ज्यादा वो मुनाफा कमाती है नेट। तो हमने जहाज दिया था, हम कहाँ पे गए और वो किधर गए। जहाज़ों से याद आया, जहाज़ पे आपने मुझे भी बिठाया है और मुझे पूरे कश्मीर की आपने सैर करवाई है। और बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल होगा कि शायद मैं कोई सरकारी खर्चे पर इनके साथ झूले ले रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म साहब और इनके स्टाफ ने मुझे ये बताया कि अक्सर व बेशतर ये अपने जहाज़ के जो पेट्रोल के एक्सपेंस हैं या फ्यूल के जो एक्सपेंस हैं वो अपनी ज़ाती जेब से देते हैं। तो सर, इसका मतलब है मैं तो फिर आपके साथ सारी ज़िंदगी इंजॉय कर सकता हूँ, जहाज़ में कश्मीर देख सकता हूँ। जहाज में मैंने देखा आज कि आप काफ़ी कंफर्टेबल बैठे हुए थे। लोग अक्सर टेंशन में होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए असल में GB हो या आज़ाद कश्मीर, इसकी हुकूमतें और जो यहाँ के हुक्मरान होते हैं उनका निसफ से ज़्यादा ऐसा सड़कों में गुजर जाता है। तो मैं अभी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में आने से पहले भी मेरी जो आज़ाद कश्मीर की मसाफतें थी वो ज़्यादातर हेली पे ही थी। हेलीकॉप्टर किसका है? हेलीकॉप्टर भी हम प्राइवेट हायर करते हैं, लेकिन मेरे पास अपना रहा है। रेंट आउट जो होता है ये पैसे आप देते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि जो मैं अक्सर ये जो अली होता है इसका गवर्नमेंट भी किराया देती है और मैं खुद भी देने से, मैं चूँकि पहले भी यूज़ करता था, मुझे कोई ऐसी नई चीज़ नहीं लगती। पहले मुझे लोग कहते थे कि जी इतना किराया खर्च करते हैं, मैं कहता था कि मेरा टाइम कीमती है और वो जिसको नहीं पता होता उसको नहीं आइडिया। लेकिन हमें अगर अपने बिजनेस को क्वालिटी अगर 2-3 घंटे दें, 4 घंटे दें, तो हम इस अली नहीं कई साल जो अली खड़े ही रहे सिर्फ एयर में, उतने पैसे हम कमा। ये जो सेंटोरस मॉल है कितना किराया आ जाता है एक्सपेक्टेडली? मेरा अपना ये ख्याल है कि उसका किराया होना चाहिए 150-200 मिलियन पर मंथ के करीब होना चाहिए। उसकी मालियत कितनी होगी जो टावर A है और टावर B है और जगह समेत? बिके हुए हमारे पास इस वक्त वहाँ पे जो इन्वेंट्री होगी वो 5-6 अरब की होगी जो बची होगी हमारे पास। ये मैं इसलिए आपके साथ बड़ा कैंडिडेटली फिगर शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी टैक्स डिक्लेयर्ड है, क्योंकि सेंटोरस तो पूरे इस्लामाबाद से नजर समझते हैं पाकिस्तान में शायद आपसे ज्यादा कोई टैक्स ना देता हो। टैक्स हमारा बिलियंस में जाता होगा, लेकिन डायरेक्ट इनकम टैक्स जो हमारी हिट होती होगी ना, इसको रेंट को 500 मिलियन से 1000 मिलियन
बनते को 50 करोड़ से 1 बिलियन तक का होगा इसके ऊपर। आप ये आप सिर्फ रेंट की मद में जो टैक्स है वो तकरीबन ये 1 अरब रुपए का बता रहे हैं, और जो वैसे सालाना इनका टैक्स है जो कि रिटर्न्स में जमा होता है वो भी अरबों में है। बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ 7,000 कश्मीर के लोग जो थे, आज़ाद कश्मीर के, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर को देते थे। आपके आने के बाद ये फिगर 33 से 34,000 तक पहुंच गया। आपने इतने ज़्यादा लोगों को कोई ज़बरदस्ती या कोई तलवार हाथ में पकड़कर इस टैक्स नेट में लेकर आए हैं, या उनको समझाइए बात जो समझ आ गई है उनको? ये जो कि गवर्नमेंट के पास कुछ अर्सा पहले, ये कुछ साल पहले ये इख्तियार आया जो अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो हमारे 7,000 फाइलर से 33,000 हुए, ये फाइलर्स है, ये टैक्स पेयर। कितने माह में हुए हैं सर, ये भी जरा हमारी ऑडियंस को बताइए। हमारे 5 माह की टाइम की, मेरे 5 माह, सिर्फ 5 माह। बिल्कुल। हमने ये किया कि मैंने कहा इसका तर्जुमान मुकर्रर करा जो अपनी लैंग्वेज में बात करेगी। पूरा मैकेनिज्म मैंने इनके साथ जब बताया, मैंने कहा चूँकि मैं इस बिजनेसमैन हूँ और मैं सारे निज़ाम को जानता हूँ, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव। और दूसरा मैंने कहा कि जो आज़ाद कश्मीर में एक आदमी खुद टैक्स रिटर्न देता है वो सेल्फ असेसमेंट में हम लेंगे। पहले जब 7,000 लोग थे कितना टैक्स था और अब कितना है? टैक्स तो मैं आपको बताऊं कि टैक्स तो यकीनी तौर पे बढ़ा है, लेकिन ये है कि अभी हमें अपने हदफ से दूसरे क्वार्टर में भी हमारे 2.25 अरब की जो है ना एक्स्ट्रा कलेक्शन थी। इस वक्त मैं इससे पहले ये हिस्ट्री में नहीं हुआ। आपको बताऊं कि हमें वफाक कुछ दे ही नहीं रहा है। ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो अपनी कलेक्शन है ना, उससे निज़ाम चल रहा है। कश्मीर के अपने 2 जहाज थे जो कि पूरी दुनिया में फिजाओं में उड़ते थे और पाकिस्तान के परचम को बुलंद करते थे, कश्मीर के परचम को बुलंद करते थे। आज इनके पास 2 जहाज भी नहीं हैं और दोबारा आप एक एयरलाइन बनाने जा रहे हैं जो कि कश्मीर की अपनी होगी। तो उस हवाले से हमारी ऑडियंस को बताएं वो क्या खुशखबरी है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर में कश्मीर एयर, जो मैं आज उनको कह रहा था कि अब दुनिया की स्काई में कश्मीर एयरलाइन के नाम से एयरलाइन उड़ेगी और चलेगी, प्राइवेट सेक्टर ने ली है, लेकिन उसमें इनेबलिंग हमने करवाई। चूँकि मैंने आते ही ये कहा था कि हम अपनी एयरलाइन बनाएंगे। 18 से 20 लाख लोग जो मीरपुर के हैं वो खासतौर पर बरतानिया या यूरोप में मुकीम है। कहा यह जाता है कि वो मिनी मैनचेस्टर है या मिनी कश्मीर है। वो लोग तो बड़े खुश होंगे जो खासतौर पर बरतानिया में बैठे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए तो आपने एक नवीद की किरण सुना दी है कि अपनी एयरलाइन कश्मीर की आने जा रही है, जिसमें कोई अपने भी कोई जाती शेयर्स भी होंगे आपके? नहीं, उसमें कोई जाती शेयर मेरे नहीं है। स्टेट के साथ कोई जो एतमाद घाट होता है ना, वो करने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब से आप बिजनेस कर रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या हुआ और सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ? मैंने जब भी कमाया होगा करोड़ों में कमाया होगा। स्टार्ट की भी आप बात करें, चूँकि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ना, इसमें कम से कम भी 400 से लेके 600-700% प्रॉफिट होता है। के बारे में कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो कोटली को अपने जाती पैसों से स्विट्जरलैंड बना सकते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? कोटली नहीं, मैं आज़ाद कश्मीर के किसी भी शहर को स्विट्जरलैंड से आगे ले जा सकता हूँ अपने वसाइल से, उसमें कोई शक नहीं, मैं वो कर सकता हूँ। ये बल्दियाती निज़ाम के आने से कश्मीर में क्या बेहतरी आ सकती है? लोग उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे जितना जिरगू में। तो ये चूँकि आपके दोबारा जब इलेक्टेड लोग आ जाते हैं मेम्बरान, तो वो सिस्टम दोबारा एक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी तो आपको वफाकी हुकूमत दे नहीं रही और इदारे भी ताउन नहीं करे, तो किस तरीके से इसका इनेकाद मुमकिन बनाएंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है या 100 मिलियन इसको लगाते हैं। मेरा हाल है ये ऐसा सवाल है कि इस वक्त मैं अपनी वफाकी गवर्नमेंट से मुझे शदीद गिला है। आप ये देखें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी आज़ाद कश्मीर में PMLN की, राजा फारूक अदर खान साहब की, आपने उनका भी इंटरव्यू किया हुआ है। राजा फारूक अदर खान साहब की गवर्नमेंट को इमरान खान साहब ने एक्स्ट्रा फंड दी, उनके हिस्से से बढ़ के दी। और मैं आपको बताऊं कि तारीख में एक भी किस्त लेट नहीं की। हमें न तो वफाक पैसे दे रहा है, ना हमें वो मानने को तैयार है, ना हमें वो सुनने को तैयार है, हमें बिल्कुल धुतकार रहे। इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस मुजरमाना कोताही के और गफलत के वो मुर्तकिब हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होकर रहेंगे, वो किसी सूरत हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लोग कह रहे हैं मुलतवी होंगे, तो उसमें कितने इम्कान आता है कि हो जाएंगे? मुलतवी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन होंगे, हर हाल में होंगे। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि आप ऑन बोर्ड हैं काफ़ी चीज़ों पर। आने वाले आर्मी चीफ उनका तो 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा कौन है, लेकिन आप कोई मफरूज़े की बुनियाद पर कोई चीज़ बताएंगे? वैसे मुझे तो पता है कि आपको पता है कौन बनने जा रहा है। ये भी आ सकते हैं, आपके मौजूदा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसमें जो है एक्सटेंशन का चांस है? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश रखी थी एज की, उसमें हवाले से इनको 14 माह मिलते हैं। एक्सटेंशन आ रही है या आर्मी चीफ आ रहे हैं? आज़ाद कश्मीर से इस बात का जाना मुनासिब नहीं है। चीफ ने कभी कोई गलत काम नहीं किया होता उसमें। ये देखें किसी जगह पे मैंने, चूँकि हमेशा आपके भी तो बहुत दोस्त हैं, वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से ज़ामन होते हैं। दुनिया सारी के अंदर ये आपका एक वो इनविजिबल सिस्टम है, वो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में होता है और वो होते हैं, उनके बगैर मुल्क नहीं चलते। कुछ जगहों पे ये लोग हदूद और कुयूद से बाहर भी जाते हैं, उसका भी ध्यान रहना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए।
आप वज़ीर आज़म साहब ने फिर भी हमें नाम नहीं बताया और बात गोलमोल कर गए हैं। आपने इनकी तमाम बातें सुनी हैं। जो बल्दियाती इंतखाबात कश्मीर में होने जा रहे हैं 27 नवंबर को। इंटरव्यू से पहले एक मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। इनका ये कहना था कि मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई भी बंदा आए और वो पीटीआई को आके वोट डाले, वो किसी भी जमात को वोट डाले, लेकिन इंतखाबात का ये जो निचला सिस्टम है ये जब अच्छा होगा, वो जो मुकामी हुकूमतें हैं या जो नीचे के लोग हैं वहाँ तक जो है वो पावर ट्रांसफ़र होगी। इनकी बल्दियाती इंतखाबात की पूरी कैंपेन के साथ आपकी खिदमत में गाहे बगाहे हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।